माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और हम लोग अपने जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग सेमेस्टर में हम लोग कोशिश करेंगे, तब तक हम लोग यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ये सब्जेक्ट है पहला, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके सेकंड सेमेस्टर में है। और ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये आपको हर सेमेस्टर में इससे संबंधित सब्जेक्ट मिलेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से आज से ही अच्छे से अपना पकड़ बना रखेंगे, ताकि आपको फर्दर जो सेमेस्टर में हो दिक्कत नहीं होगा। तो इस जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है, कृषि अर्थशास्त्र। और आप लोगों को बेहतर पता होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, हम लोग फर्दर अभी देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स शब्द का हिंदी क्या होता है, अर्थशास्त्र। और इकोनॉमिक्स शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, और भी बाकी जो भी ब्रांचेज हैं वो सब किसी न किसी शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स शब्द का भी उत्पत्ति हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिकोस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है ग्रीक शब्द के भाषा से उत्पत्ति हुआ है। कौन से शब्द से, ओइकोनोमिकोज। और ये जो ओइकोनोमिकोज है फर्दर दो भागों में बटा हुआ है। ओइकोज जिसका मतलब क्या होता है, होम, एंड नोमोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट। सो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, दस इकोनॉमिक मीन्स होम मैनेजमेंट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं, अपने घर के जो काम होते हैं, उन घर के जो हमारे काम होते हैं उसको कैसे हमें प्रबंधन करना है। मतलब हम घर में क्या प्रबंधन करेंगे भाई, हमें घर के जो भी मुखिया होते हैं, जो भी प्रधान होते हैं, उनका काम क्या होता है कि घर में कोई भी चीज़ की कमी हुई है तो उसको पूरा करना। हमारे घर में कोई भी चीज़, सपोज अगर बात करें, हम लोग खाने की ही बात करें, कोई चीज़ चावल दाल सब्जी कुछ भी अनाज वगैरह कमी हो गया है, तो क्या उसको किसका काम रहता है, घर के जो हेड रहते हैं उनका काम रहता है उसे पूरी करना। तो वैसे ही अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये अर्थशास्त्र हो गया। अगर हमारे घर में किसी न किसी वजह से पैसे की कमी है तो हमें कैसे उस अपने घरेलू काम को प्रबंधन करना है, उसी विषय में हम लोग इकोनॉमिक्स के इस सब्जेक्ट के अंदर में अध्ययन करेंगे फर्दर। अभी हम लोग आगे अपना डेफिनेशन और भी देखेंगे जब हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे, तो और बेहतर से धीरे धीरे हमें ये सब्जेक्ट और समझ में आ जाएगा। तो बेसिक है, पहला क्या था कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुआ है, ओइकोनोमिकोज से, जो दो भागों में बटा हुआ है। ओइकोज मतलब होम, नोमोज मीन्स मैनेजमेंट, मतलब घरेलू कार्य क्रिया का कैसे प्रबंधन करना है हमें, उस विषय को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द वे इन विच मैन काइंड ऑर्गेनाइजेज इट्सेल्फ टू टैकल द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र जो है ये क्या अध्ययन हमें क्या शिक्षा देता है, हम लोग क्या इसमें स्टडी करते हैं कि मैन काइंड बोले हम लोग तो मानवता, मानव। अगर हमारे घर में किसी के यहाँ भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उस समस्या को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसी विषय में जो हम अध्ययन करते हैं उस विषय को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। कैसे एक मानव कोई भी काम को हैंडल करता है, अपने घर में परिस्थिति को कैसे हैंडल करता है, उस विषय में जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ कहलाते हैं। क्यों ये कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स पे, ये ओवरऑल सब जगह ये करेक्ट है हर कंडीशन में, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव गिवन देयर डिफरेंट व्यूज़ एंड कंसेप्ट फॉर डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। अलग अलग प्रकार के जो अर्थशास्त्र जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट पे डिफ़ाइन किया है
पहला जो कंसेप्ट है क्या है, वेल्थ है। वेल्थ का हिंदी क्या होता है दोस्तों, धन होता है। वेलफेयर का हिंदी क्या होता है, कल्याण विभाग, समाज कल्याण हो गया। स्कार्सिटी का हिंदी क्या होता है, कमी, कोई चीज़ में कमी होना। दूसरा क्या है मेरे बच्चों, ग्रोथ मतलब विकास होना, वृद्धि होना, वृद्धि होना। तो हम लोग पहला देखते हैं जो वेल्थ पे बेस, वेल्थ के अनुसार जो डेफिनेशन दिया हुआ है, किसने दिया था वेल्थ पे, एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर भी कहलाते हैं। तो जो एडम स्मिथ ने 1776 में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। क्या लिखा हुआ है, हैज़ गिवन देयर व्यूज एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दिया कि हमारे नेचर में इंक्वायरी करना, मतलब हमारे जो भी प्रकृति है उसमें जानकारी लेना, और हमारे जो भी राष्ट्र के वेल्थ में, धन में जो कमी आ रही है, कारण बन रहा है, उन्होंने उस बेसिस पे इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। मतलब सीधी सी बात में अगर हम लोग जाने तो इन्होंने डिफाइन किया है अर्थशास्त्र को कि किसी भी देश की अगर धन बोले तो पैसा अगर कम है, वहाँ के लोगों का इनकम कम है, इसका मतलब क्या है, उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन जो है सही नहीं है। अगर वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब वहाँ के लोगों का इनकम पर कैपिटा इनकम अच्छा है, इसका मतलब उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन सही है, मतलब वहाँ के लोगों का वेल्थ सही है, धन सही है कहने का मतलब। ठीक है, अगला जो डेफिनेशन जिन्होंने दिया है वेलफेयर पे, वेलफेयर का हिंदी क्या होता है, कल्याण, मतलब समाज कल्याण। ये डेफिनेशन किसने दिया था वेलफेयर के बेसिस पे, अल्फ्रेड मार्शल। 1890 में इन्होंने इस वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे डेफिनेशन दिया, ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। देखिए बच्चों, इसमें जो ये अल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने क्या ये डेफिनेशन दिया है, वेलफेयर का मतलब होता है समाज कल्याण। इन्होंने इस डेफिनेशन में क्या समझाया कि कोई भी व्यक्ति वो कोई समाज कल्याण में, कोई सोसाइटी में चैरिटी के लिए कितना हेल्प कर रहा है, कितना उस चैरिटी के लिए, उस बिजनेस के लिए हेल्प कर रहा है, तो उन्होंने उस बेसिस पे इस इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। बस उन्होंने कि कोई बंदा धनी है, कोई बंदा रिच है, तो वो कितना किसी समाज कल्याण के लिए, चैरिटी के लिए, लोगों के लिए हेल्प कर रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने इस इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्शल हैज़ गिवन प्रायोरिटी टू ह्यूमन वेलफेयर बाय अपलिफ्टमेंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी विद द अटेनमेंट ऑफ वेल्थ। मतलब इन्होंने भी क्या कर दिया, वेल्थ से तो कनेक्ट कर दिया, बट इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो भी ह्यूमन है वो क्या, कितना एक दूसरे मानव को हेल्प कर रहा है, कैसे मतलब हेल्प कर रहा है, उसको अपलिफ्ट कर रहा है, मतलब कैसे उसे आगे बढ़ा रहा है, उस विषय पे, उसके संदर्भ में अल्फ्रेड मार्शल ने ये वेलफेयर के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी, मतलब किसी भी चीज़ में कमी आना। हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अब जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब क्या है, हमारे स्कार्सिटी हैं। अगर इसमें कमी आती है, उस बेसिस पे किसने डिफ़ाइन किया है इकोनॉमिक्स को, लायनल रॉबिन्सन। ये भी क्या है, एक इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्र हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। क्या लिखा है उन्होंने, लायनल रॉबिन्सन हैज़ गिवन डेफिनेशन बेस्ड ऑन स्कार्सिटी कंसेप्ट। मतलब कमी के आधार पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, अर्थशास्त्र को डिफाइन किया है। क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि अगर सॉरी दोस्तों, इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है कि अगर किसी भी कंडीशन में हमें कोई चीज़ की कमी हो रही है तो हमें क्या करना है, उसका अल्टरनेटिव वे, दूसरा हमें उसका कुछ खोज निकालना है जिससे कि हम अपने कमी को सही कर सकें। और स्केयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, मतलब कुछ उसका दूसरा यूज़ भी हमें निकालना है ताकि हम अपने कमी को पूरा कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो डेफिनेशन है ग्रोथ पे, जो हमने देखा अभी तक हमने 3 डेफिनेशन देखा अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा। पहला क्या किस पे था, वेल्थ पे था। दूसरा किस पे था दोस्तों,
वेलफेयर पे, तीसरा किस पे था, स्कार्सिटी पे, चौथा जो लास्ट वन है ग्रोथ पे है, मतलब ग्रोथ का हिंदी क्या होता है, वृद्धि। और ये डेफिनेशन किसने दिया था, सैमुएल्सन ने दिया था। क्या लिखा हुआ है इसमें, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स में क्या हमें अध्ययन करते हैं ग्रोथ के आधार पे कि कैसे हमारे समाज में जो भी लोग होते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कैसे बिना पैसा के भी अपने काम को, जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए भी अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे प्रकृति में जो रिसोर्सेज हैं उसी से अपना काम चला रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा और इसमें सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन जो माना गया है, किसका डेफिनेशन बेस्ट माना गया है, एडम स्मिथ का, जिन्होंने वेल्थ के आधार पर दिया था। कि क्या इनका डेफिनेशन का कंसेप्ट था कि अगर किसी भी देश का इनकम अच्छा है, मतलब क्या है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है। अगर उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, मतलब वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम, एक एक इंसान का अगर इनकम सही है तो वो सही है, मतलब वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन सही है। अगर इनकम पर कैपिटा इनकम कम है तो फिर वो वहाँ उस देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है सही नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को, वेल्थ वाले डेफिनेशन को बहुत ही सही माना गया है, इसलिए इन्हें एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का स्कोप देखिए, एक स्कोप और इम्पोर्टेंस दो सब टर्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए कैसे वो फ़ायदेमंद है। स्कोप का मतलब कि कैसे इस चीज़ों को हम लोग आगे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आगे भी कैसे इस चीज़ को और अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज करें, इस चीज़ को कैसे हम यूज़ करके अपने काम को आसान करें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, स्कोप मीन्स द स्फीयर ऑफ स्टडी व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड इट। वही कहने का मतलब है, स्कोप मतलब क्या है कि ये एक स्फीयर, जो भी स्फीयर बोले तो उसको अध्ययन करना, जो भी स्फीयर का मतलब जो चारों ओर, क्या इसमें अध्ययन करना, व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड व्हाट लाइज, मतलब इसमें क्या अध्ययन करना है हमें और फर्दर इसमें क्या क्या हम अध्ययन कर सकते हैं, क्या इसमें बदलाव ला सकते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी ब्रॉट एंड बाय डिस्कसिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है दोस्तों, अभी हम लोग इस पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। तो इसमें क्या होता है माय फ्रेंड्स, हमें इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन भी करने होते हैं कि हाउ कैन यू से कि इकोनॉमिक्स जो ये अर्थशास्त्र है ये विज्ञान है या एक कला है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब हमें सामाजिक, समाज बोले तो हमारा सोसाइटी, हमें सोसाइटी को भी अपने ग्रो कराना है। मतलब जब तक हमारा सोसाइटी इम्प्रूव नहीं होगा तब तक हमारा देश इम्प्रूव नहीं होगा, हमारे देश की आर्थिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इस बेसिस पे हम लोग इसे फर्दर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट, मतलब अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है और एक कला है। मतलब कला और विज्ञान मतलब कैसे हमें नए नए तकनीक, नए नए स्टैटिक्स टूल को यूटिलाइज करके हमें अपने इकोनॉमिक्स कंडीशन को सही करना है और कैसे इस कला के माध्यम से हमें और लोगों के स्थिति को सही करना है। इसलिए इसे क्या कहा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और एन आर्ट। अगला हम लोग अब देखते हैं माय फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, जो हमने देखा भी इकोनॉमिक्स जो ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुआ है, दो शब्दों से मिल ओइकोनोमिकोज, जो दो भागों में बटा हुआ है, ओइकोज प्लस नोमिकाज। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा भी, इकोनॉमिक्स क्या है। आगे हम लोग देखते हैं अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या होता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ एग्रीकल्चर एंड कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स। पहले तो बेसिक चीज़ है ये, क्या लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये जो
वर्ड है 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड से? एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स। हमने पहले देख लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन होल टर्म, हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं ये जो वर्ड एग्रीकल्चर है किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है? लैटिन भाषा से। और कौन से भाषा से? एगर, जिसका मतलब क्या होता है? मिट्टी। एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन, मतलब द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नॉन एज एग्रीकल्चर। बेसिक चीज़ है, हम लोग पढ़े भी हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चर इन इट्स वाइडेस्ट सेंस कैन बी डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। मतलब अगर एग्रीकल्चर को अगर हम लोग ब्रॉड टर्म में समझे, एक लार्ज स्केल में किसका क्या परिभाषा होगा, तो सिंपल फसल का खेती, फसल को उगाना या खेती करना, या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, पशुपालन करना, उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे। माय फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस दैट स्टडीज एज हाउ पीपल चूज टू यूज स्केर्स productive resources to produce various goods and to distribute these goods to various members of सोसाइटी फॉर देयर कंजम्पशन। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? बहुत आसान डेफिनेशन है। आप लोग इस इंग्लिश से, ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत टफ है, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र ऐसी विज्ञान है जिसमें कोई भी लोग, कोई भी आदमी हो गए, कैसे हमारे आसपास में जो रिसोर्सेज में, हमारे संसाधन में कमी हो रही है, उससे कमी होने के बावजूद भी कैसे उस चीज़ को यूज करके सामान का उत्पादन करते हैं और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांटते हैं उस रिसोर्सेज को, ताकि हम और आप उसको कंज्यूम कर लें। उसे ही हम क्या कहते हैं? उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र मतलब ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें हमारे जो आसपास के जो संसाधन में कोई भी रिसोर्सेज में कमी आ रही है, संसाधन में कमी आ रही है, उसके बावजूद भी हमें उस समस्या को हमें टैकल करना है और लोगों के बीच में जो कंज्यूमर होते हैं, हम और आप कंज्यूमर होते हैं, उस चीज़ को हमारे बीच में वो भेजते हैं ताकि हम उस चीज़ को प्रयोग करें, प्रयोग में लाएं। उसे ही हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस इन विच the principles of choice are applied in the use of scarce resources such as land, labor, capital and management in farming and allied activities। वही बात है दोस्तों, यहाँ पे फिर आ गया एक टर्म scarce। अब इसमें क्या हो जाता है? ये सिद्धांत है, अपने चॉइस है हमारा कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज में कमी आ रही है, तो ठीक है, हम उस रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करेंगे और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसको ज़्यादा यूटिलाइज करके क्या करेंगे? हम अपने कृषि आधारित जो हमारे काम है उसको हम अपने काम को प्रबंधन करेंगे, उस काम को करेंगे अच्छे तरीके से। उस विषय को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज द साइंस इन विच द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड टू स्पेशल कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, दो शब्द है इसमें, एग्रीकल्चरल प्लस इकोनॉमिक्स। हमने जाना इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ होम, तो चलो वो तो घरेलू काम हो गया, बट यहाँ पे जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चरल, मतलब कृषि को कैसे मैनेज करना है। अब कृषि को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना था? हमें खेती करने के लिए हमें बीज चाहिए, खाद चाहिए, प्लोइंग करने के लिए रुपए चाहिए। तो उस चीज़ों को कैसे, उसका क्या सिद्धांत है, क्या तरीका है उस चीज़ को मैनेज करने का, हमारे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के कार्य को बढ़ाने के लिए जो हमें आर्थिक मदद चाहिए होते हैं, उसी विज्ञान को जो हम अध्ययन करते हैं उसके प्रबंधन करने के लिए, उसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दिया था? प्रोफेसर ग्रे। ठीक है दोस्तों, अगला क्या डेफिनेशन है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम द वेल्थ एंड गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी ऑफ मैन इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, तो अब यहाँ बार बार क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ शब्द आ रहा है, मतलब ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, किसमें? एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में, कि कैसे हमें अपने धन मतलब जो हमारे पास कैपिटल, पैसा होते हैं, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। किस चीज़ के लिए? अपने एग्रीकल्चरल, कृषि आधारित काम को करने के लिए। बस उसे ही हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। और ये डेफिनेशन किसने दिया था दोस्तों? हिबार्ड। अगला डेफिनेशन है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड सोशल साइंस डीलिंग विथ हाउ ह्यूमन चूज
to use technical knowledge and the scarce production resources such as land, labor, capital and management to produce food and fiber and to distribute it for consumption to various member of the society over time। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बस इंग्लिश देख के ही आपको इससे डरना नहीं है। क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये ऐसे विज्ञान है जिसमें डीलिंग विथ हाउ ह्यूमन, कैसे जो मानव होते हैं, जो तकनीकी जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करके, उसको प्रयोग करके, जो हमारे पास जो संसाधन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल को, इस संसाधन को यूज करके कैसे वो फूड फाइबर का उत्पादन करते हैं। और उत्पादन करेंगे ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो भी कंपनी में प्रोडक्ट बनता है वो किसके लिए बनाते हैं? कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। तो वो जो फूड एंड फाइबर हो गया, और जो बना के क्या किसके पास भेजना है? कंज्यूमर के पास भेजना है। क्यों? ताकि वो कंजम्पशन कर सके लंबे समय तक। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत ही बेसिक सब है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। कृषि विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जो हमारे पास जो तकनीकी है उस तकनीकी ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करके जो हमारे पास स्केर्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, जो हमारे पास जो संसाधन कमी हो रहे हैं, उस कमी होते हुए भी संसाधन को अच्छे से इस्तेमाल करके और फूड, फाइबर, फ्यूल का अच्छे से उत्पादन करना है ताकि हम कंज्यूमर के बीच में ज़्यादा लंबे अवधि तक पहुंचा सके। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन किसने दिया था दोस्तों? क्रैमर एंड जैनसन ने। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मतलब हर चीज़ के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषता होते हैं, गुण होते हैं। कृषि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता है? पहला क्या है? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर लैंड अरेंजमेंट। मतलब हम लोग जानते हैं कि कृषि को विकास करना है तो हमारे पास प्रॉपर तरीके के भूमि का प्रबंधन होना चाहिए, भूमि होने चाहिए। ये ना कि किसी के पास छोटे टुकड़े हैं, किसी के पास बड़े टुकड़े हैं, तो इससे क्या होता है? हर आदमी का विकास सही तरीके से नहीं होगा। उसी में आगे क्या लिखा हुआ है? द ऑप्टिमम साइज ऑफ लैंड एंड फर्टाइल एंड प्लेन लैंड्स आर फैसिलिटेटेड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि अगर अच्छे तरीके के लैंड होंगे, उर्वरक ज़मीन होंगे, प्लेन ज़मीन होंगे, समतल ज़मीन होंगे, तो वो किसके लिए बेहतर होगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए बेस्ट उसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? सप्लाई ऑफ कंज्यूमर्स गुड। क्या इसमें लिखा हुआ है? मतलब कंज्यूमर गुड्स का सप्लाई करना। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्या विशेषता है? पहला क्या था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? सप्लाई ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी फेज ऑफ कंज्यूमर्स गुड सप्लाई इन द सोसाइटी। द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स आर डिस्कस्ड इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स का मतलब कि ये जो एग्रीकल्चर जो कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूमर के लिए हम लोग सप्लाई करते हैं। हम लोग किसान लोग कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम लोग उस चीज़ को अपने पास ही रख ले तो हम लोग कितना उसे यूज़ करेंगे? वो तो हमारे पास जितना यूज़ होगा बाकी बर्बाद हो जाएगा। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में उसे ट्रांसपोर्ट करना, कंज्यूमर के पास भेजना। तो ये इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट्स। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या है? जो इंडस्ट्री इनपुट्स को सप्लाई करते हैं। और इनपुट्स क्या होता है? ट्रैक्टर्स हो गया, मशीनरीज हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सब क्या है? तो ये जो इंडस्ट्री क्या करता है? हमें इनपुट, अलग अलग प्रकार के इनपुट हमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स जैसे हम लोग अब गन्ना ले लें, हम लोग गन्ना ले लें, आलू ले लें। गन्ना का तो हम लोग चीनी बनाना होता है तो हम लोग किसान बना नहीं सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं तो हमें भेजना है किसी न किसी इंडस्ट्रीज में इनपुट बनाने के लिए, उसी विषय में है। अगला दोस्तों इसमें क्या है? द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश का जो आर्थिक स्थिति है किस पे आधारित है? एग्रीकल्चर पे आधारित है। अगर किसी देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर सही नहीं है, मतलब वहाँ के जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है सही नहीं है। क्या लिखा हुआ है इसमें? एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू एब्जॉर्ब द इलिटरेट एंड एफिशिएंट लेबर। मतलब ये जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, कृषि जो सेक्टर है, ये जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो इनएफिशिएंट लेबर, जो स्किल्ड नहीं होते हैं, जिन्हें स्किल्ड प्रॉपर स्किल नहीं पता होता है, वो लोग इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को
अवसर दे सकते हैं इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। इन दिस केस द मोर लेबर कैन बी एम्प्लॉयड बाय यूजिंग स्मॉल कैपिटल। इस केस में क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं कम कैपिटल में, कम पूंजी में। दैट मीन्स लेबर कैपिटल रेशियो इज़ वेरी लो। मतलब इस केस में क्या हो जाता है कि लेबर कैपिटल का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, मतलब हमारे कम पैसा में भी हमारा काम अच्छा हो जाता है। अगला क्या है दोस्तों, इसमें प्राइमरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का खासियत हम लोग देख रहे हैं, मतलब उसका विशेषता क्या है। ये एक प्राइमरी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को सही करने का। क्या लिखा हुआ है इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स अ पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश का अगर सही होगा तो वो क्या हमें दर्शाता है कि किसी भी देश का गुणात्मक और विशेषात्मक स्टैंडर्ड किसी भी लोगों का पॉजिटिव शो करता है, उसमें पॉजिटिव दर्शाता है कि उस देश का जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड लोगों का वो सही है, अच्छा है। मतलब एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर। जैसे हमने पहले भी देखा कि एग्रीकल्चर कैसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है जो कि लोगों को रोज़गार देता है, ये इनपुट हमें प्रोवाइड करता है और भी रॉ मटेरियल्स और भी बहुत सारे हमें रॉ मटेरियल्स देता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी को हमारे बढ़ाता है। सही भी बात है भाई, अगर हमारा एग्रीकल्चर सही रहेगा तो इससे क्या होगा, हमें पूंजी हमारे और बढ़ते हैं, अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें अपना प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर चीज़ में रिस्क होती है, एग्रीकल्चर भी क्या है, ये एक रिस्क बहुत बड़ा हमारे देश में कहा भी गया है, कृषि एक जुआ की तरह है। क्यों कभी भी नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा कभी भी हो जाते हैं, प्राकृतिक घटना कभी भी घट जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे कृषि उत्पादन पे बहुत सारे असर पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, सही समय पे बारिश नहीं होना, ठीक है, एकाएक कभी फ्लड आ जाना, कभी ड्रॉट आ जाना, तो उससे क्या होते हैं हमारे एग्रीकल्चर सप्लाई में बहुत कमी आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन। एग्रीकल्चर में हम लोग जानते हैं कि बिना बिचौलिए से हमारा काम सही नहीं होता है। अब पता चला कोई किसान के पास गन्ना है, आलू है और भी जो भी कॉटन हो गया, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए और उसे सही आदमी के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है, उनका फसल बर्बाद हो जाता है। तो एक उन्हें ब्रोकर की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब दोस्तों हमने क्या देखा कि ये क्या थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपको कहीं भी इसमें अगर डाउट हो, कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएंगे, मैं उसको आपको फिर से क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। लास्ट टॉपिक है आज हम लोगों का इस टॉपिक का क्या है, इम्पोर्टेंस एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर का क्या महत्व है हमारे आर्थिक विकास में। हम लोग जानते भी हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, मतलब कृषि जो सेक्टर है हमारे भारत का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री इंडोएड विथ एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भारत कृषि प्रधान देश है जो कि बहुत ही अच्छे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो किसी भी देश का जो समृद्धि होता है वो किस पे आश्रित होता है, कृषि पे आधारित होता है, कृषि पे। द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इन नेशनल इकोनॉमी इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। हमारे जो देश के जो राष्ट्रीय जो आर्थिक जो होते हैं, राष्ट्रीय आर्थिक जो हमारे होते हैं वो किस पे महत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं। अगर किसी भी देश का आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, मतलब उस देश का जो आर्थिक समस्या है वो सही नहीं है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम, हमारे देश के जो जीडीपी हम लोग कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने हमारे टोटल देश का इनकम, फॉरेन से हमारे कंट्री से कितना इनकम हो रहे हैं, जैसे हमारे घर के जो टोटल इनकम होते हैं उसी तरह हमारे देश के जो टोटल इनकम होते हैं उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो 1950 से 51 के बीच में और 1960 to 61 के बीच में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना शेयर था, 50%, 52% तक शेयर था उस समय। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इस जीडीपी में इसका ग्रोथ कम होते गया, जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड इट हैज़ डिक्लाइंड टू 14% इन 2011 to 12। 2011-12 में क्या हुआ, ये बहुत ही कम 14% से बहुत ही कम मात्रा से घट गया और कितना डिक्लाइन हो गया, 14% पे इसका कमी आ गया।
ठीक है। और जैसे जैसे कमी आया तो दूसरे सेक्टर से हमें क्या हुआ और फ़ायदे हुए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, उनसे हमें जीडीपी में हेल्प होना शुरू हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इसमें जो टॉपिक है इसका लास्ट इसी का पार्ट है। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनल्स इकोनॉमी विच इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन। किसी भी देश का, अगर हम लोग बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी देश का अगर आर्थिक स्थिति को सही करना है तो उस देश के कृषि जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला क्या है, कैसे? एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कृषि जो क्या है, ये हमारा दिनचर्या है, जीवन है, इसी पे हमारा आधारित है। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है कितने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराती है? 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, जितने भी हमारे देश में लोग काम करते हैं उसमें से 52% लोगों को ये एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, उनका दिनचर्या है, उसी पर आधारित होते हैं अपने इनकम के लिए। अगला क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को अगर हमें विकास करना है तो एग्रीकल्चर की हमें बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि हमने आगे भी देखा, कोई भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, अब चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, अलग अलग मैगी चाहिए, तो ये सब किस पे आधारित है दोस्तों? हम लोग कपड़ा क्लॉथ्स पहनते हैं, कोई भी चीज़ें किस पे आधारित है? एग्रीकल्चर पे आधारित है। अगर एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा इंडस्ट्री का क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, सच एज कॉटन, जूट एंड शुगर। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन इनडायरेक्ट मैनर लाइक वीविंग, वायल, क्रशिंग, राइस हस्किंग। ये सब जितने भी चीज़ें क्या हैं, ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये एग्रीकल्चर पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है इसमें, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब मतलब विदेशी व्यापार में भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत भूमिका निभाता है। कैसे? बहुत सारे ऐसे देशों में क्या होते हैं कि अच्छे क्वालिटी का टी नहीं होते, चाय जो पत्ती बोलते हैं हम लोग, जो चाय बनाते हैं वो नहीं मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा क्वालिटी का शुगर, चीनी उन्हें नहीं होता है वहाँ पे। वायल सीड का प्रोडक्शन कम होता है। टोबैको जो तंबाकू कहते हैं हम लोग, वो अच्छा क्वालिटी का उनके यहाँ कम प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छा क्वालिटी का ग्रो करा के हम लोग दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा का इनकम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, लास्ट पॉइंट इसमें, सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। मतलब अब देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हम लोग अपने घर पे ही रख लेते हैं, उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी ट्रांसपोर्टमैन होते हैं, जो भी उसमें ड्राइवर होते हैं, जिनका भी होता है, उनका भी उससे क्या होता है कि इनकम होता है, जनरेट होता है। उससे क्या होता है, उनका भी लाइवलीहुड, उनका भी अपना वे ऑफ लिविंग चलते रहता है। वही लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंस रेलवेज, रोडवेज सिक्योर बल्क ऑफ बिजनेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब रेलवे के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं या रोडवेज के माध्यम से करते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करता है हमारे लोगों के लिए। तो मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बेसिक पहले हमने अध्ययन किया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि अलग अलग जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है। और फिर हमने देखा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग अपना कमेंट बताएंगे कि इनको इसमें कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, उसे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो हम लोग फिर मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। सो आज के लिए माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।